तकमील अहमद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने फिर एक बायोलॉजी के एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आपको लेकर आया हूं, जिसका नाम है केंद्रक। इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। तो बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, कि यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। पहले इसके पॉइंट को लिखते चलते हैं, फिर हम फिगर के ज़रिए सभी पॉइंट को वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो बात क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करें तो खोज कब होती है? 1831 में खोज होती है। कौन करता है? रॉबर्ट ब्राउन क्या होते हैं? रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। किसकी? केंद्रक की खोज की थी। अब बात आती है कि अगर क्या होता, केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है, कंट्रोल रूम भी कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। अब पहला पॉइंट क्या होता है, केंद्रक को, ये इम्पॉर्टेंट है, केंद्रक को कोशिका को कोशा भी कहा जाता है, कोशा का मस्तिष्क भी कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ब्रेन कहते हैं। अगर कोई मस्तिष्क है या अगर क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन से अंग को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं या ब्रेन कहते हैं, या कितनी भी जैविक क्रिया होती है शरीर में, प्रोटीन का बनना हो, राइबोसोम का बनना हो, डीएनए का बनना हो, जो भी जैविक क्रिया होगी, बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं, सभी को केंद्रक ही कंट्रोल करता, इसलिए इसको हम कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। अब बात आती है, इसके बाद इसकी संरचना के बात करते हैं। केंद्रक दोहरी झिल्ली का बना होता है। क्या बना होता है? दोहरी झिल्ली का बना होता है। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है, एक झिल्ली में इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, आउटर मेम्ब्रेन होती है। एक झिल्ली क्या होती है कि इनर मेम्ब्रेन होती है। जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में था उसी तरीके से आपका कि केंद्रक में भी होते हैं। फिर बात आती है, केंद्रक में एक चीज़ और होता है, छिद्र होते हैं। तो हम लोग भी बात करेंगे, उसमें छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पोर बोलते हैं। ये आपने समझा। फिर बात आती है कि केंद्रक में और क्या होते हैं। केंद्रक में अगर बात किया जाए, केंद्रक में आपका जो केंद्रक में जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का जो द्रव था, हमने उसको मैट्रिक्स कहा था, केंद्रक में भी एक द्रव होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि केंद्रक द्रव के नाम से हम जानते हैं। क्या जानते हैं? केंद्रक द्रव के नाम से हम जानते हैं। इंग्लिश में इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से हम इसको जानते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। फिर बात आती है केंद्रक में क्या होता है? डीएनए होता है। हमने ये लिख लिया। केंद्रक में क्या होता है? डीएनए होता है, आरएनए होते हैं। केंद्रक में क्या होता है? प्रोटीन होती है, जिसको हम लोग अगर क्वेश्चन ये होता है कि अब यहाँ पे आपने ये देखा। फिर बात आती है कि नंबर 6 में देखेंगे, ये क्या करता है? केंद्रक जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि जैविक क्रिया क्या होता है, कि जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ये क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोटीन 80% होती है। इसमें अगर बात किया जाए कि इसमें प्रोटीन कै % होती है, प्रोटीन आपकी 80% होती है। फिर आपका इसमें डीएनए कितना होता है? 8 की डीएनए आपका कितना होता है? 20% डीएनए होता है। ये केंद्रक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक बार देख लो, खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था।
फिर केंद्रक को कोसा का मस्तिष्क कहते हैं। दोहरी झिल्ली का बना होता है, छिद्र होते हैं, किसमें एक प्रकार का द्रव होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसमें डीएनए होता है, आरएनए होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए केंद्रक को कोसा का मस्तिष्क कहते हैं। इसमें प्रोटीन 80% होती है और आपका डीएनए 20% होता है। ये इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पे आपने ये देखा। अब बात आती है इसी में क्या होता है कि इसी में नंबर 9 में लिख दूँ तो इसमें आपका 9वां क्या होता है कि केंद्रक में आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पे कि जो केंद्रक होता है उसमें महीन महीन धागे होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन धागे होते हैं, क्रोमैटिन तंतु पाए जाते हैं, क्रोमैटिन तंतु। अब क्रोमैटिन तंतु जब कोशिका का विभाजन होना रहता है तो क्रोमैटिन तंतु जो होते हैं ये मोटे हो जाते हैं। उस क्रोमैटिन तंतु को अब क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। फिर और जब डिवीज़न होगा तब फिर क्या होगा कि जब सेल और बटनी होती है तो क्रोमोसोम या गुणसूत्र से क्या बन जाते हैं, डीएनए बन जाते हैं। और डीएनए पे ही क्या होते हैं, जीन पाई जाती है। ये इम्पॉर्टेंट है। इतनी चीज़ें तो पहले क्या जो धागा है उसको क्रोमैटिन कहेंगे। जब कोशिका का विभाजन होना रहता तब उसको वो थोड़ा मोटा होता है, मतलब उसकी लेंथ मतलब कि मोटाई बढ़ती है तो उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। फिर गुणसूत्र के बाद फिर उसमें मॉडिफिकेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। और डीएनए के प्रत्येक भाग को जीन बोलते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीन होती क्या, कि जितनी भी क्रिया हो, जितने भी करैक्टर होते हैं सभी करैक्टर के लिए जीन ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई पढ़ने में अच्छा है उसकी जीन है, कोई लंबाई में अच्छा है उसकी जीन है, कोई बौना है उसकी जीन है, कोई ब्लैक है उसकी जीन है, कोई येलोइश की येलो है आपका पीले है उसकी जीन है। कहने के मतलब कोई चोर है उसकी जीन है, कोई डाका मारता है वो जीन है। कहने का मतलब कि बॉडी के अंदर आपका कि जितने भी करैक्टर होते हैं सभी करैक्टर के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होती है। इसी जीन के द्वारा हम लोग हाइब्रिड प्लांट भी बना लेते हैं। आप देखते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो लंबाई तो अच्छी होती है लेकिन उसका फल नहीं अच्छा होता है, तो क्या करते हैं कि हम कि उस प्लांट के लंबाई वाले जीन को निकाल लेते हैं और जिस प्लांट की लंबाई नहीं अच्छी होती है उसका फल होता है, दोनों तो उस फल वाले अच्छे जीन को निकाल लेते हैं, दोनों को लाके एक जगह मिला देते हैं। तो उससे क्या होता है, दोनों कंबाइंड जीन आती है। तो अब नया प्लांट जो आएगा लंबाई में अच्छा होगा और फल भी अच्छा होगा। तो ये चीज़ें आपकी हुई, ये आपके केंद्रक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर हम बना दें। तो अब आप लोग देखिए कि बहुत आसानी से स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं। स्ट्रक्चर बना दिया और बहुत तेज में बनाऊंगा कि किस तरीके से ये बनेगा। देखिएगा आपने ये गोल बनाया, जस्ट यहाँ से इस तरीके से काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए, इसको काट दीजिए और जो आपने काटा है उसी को मिलाते जाइए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये इस तरीके से आपने मिला दिया। तो अब देख रहे हैं कि अभी तक जो गोल सर्किल हमने एक सर्किल बनाया था अब क्या बन गया, ये केंद्रक बन गया। अब हमने कहा था कि दोहरी झिल्ली होती है, अब ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन ओएम आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये आईएम ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। इसकी जो लंबाई होती, जो इसकी मोटाई होती है वो 75 एंगस्ट्राम से लेके 90 एंगस्ट्राम तक होती है। और जो परिकेंद्र स्थान होता है इसकी जो ये इसमें गैप होता है वो 100 से लेके 400 एंगस्ट्राम तक ये इसका गैप होता है। अब ये जो छिद्र होता है यहाँ पे ये कि जो ये छिद्र है इसको इंग्लिश में पोर बोलते हैं
और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको छिद्र के नाम से जानते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक में मैंने बताया था जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के द्रव को मैट्रिक्स कहते हैं, उसी तरीके से केंद्रक के जो द्रव होता है उसको केंद्रक द्रव के नाम से हम जानते हैं। केंद्रक द्रव के नाम से हम जानते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसी में क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। अब डीएनए भी मिलता है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि ये आप लोग नोट करिए, अगर क्वेश्चन आता है कि कोशिका में डीएनए कहाँ मिलता है, तो कोशिका में डीएनए आपका की केंद्रक में मिलता है। कहाँ मिलता है, केंद्रक में मिलता है। तो ये आप लिखेंगे। लेकिन जो आरएनए होता है, आरएनए में आपका की आरएनए में जो आरएनए होगा केंद्रक में भी मिलेगा और कोशिका द्रव में भी मिलेगा। तो ये ख्याल करना, डीएनए केवल केंद्रक में मिलेगा, न्यूक्लियस में मिलेगा, लेकिन आरएनए केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव में भी मिलेगा। ये आपको ख्याल करना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि केंद्रक में एक गाढ़ा द्रव होता है जिसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रिका के नाम से जानते हैं। ये केंद्रिका है, इसी को केंद्रिकाभ कहते हैं। इसी को इंग्लिश में न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस के नाम से हम जानते हैं। जो न्यूक्लियोलस होता है इसी में राइबोसोम बनता है। यहाँ से देख लीजिए, इसी में क्या बनता है, राइबोसोम बनता है। तो दो तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब सभी लोग सुनिए, क्वेश्चन क्या आएगा कि कोशिका में राइबोसोम कहाँ बनता है, केंद्रक में बनता है। अगर और अंदर गया कि केंद्रक में राइबोसोम कहाँ बनता है, तो केंद्रिका में या न्यूक्लियोलस में। इसी को केंद्रिकाभ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रिकाभ के नाम से भी जानते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप लोग समझेंगे कि ये केंद्रिका हो गया, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, केंद्रिकाभ हो गया, राइबोसोम इसी में बनता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि और जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम पे ही क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। तो यहाँ पे ये बहुत है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, राइबोसोम पे होता है। राइबोसोम कहाँ बनता है, केंद्रक में, केंद्रक के अंदर केंद्रिकाभ में बनता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इतनी चीज़ें ये हुई। अब बात ये आती है, अगर आपसे कोई बच्चा पूछ ले, किसी एग्ज़ाम में पूछ ले कि सर जी कि जो केंद्रक का छिद्र होता है, पोर होता है, उसको नेचर ने क्यों बनाया, तो जानते हैं कि जो केंद्रक के बाहर होता है वो कोशिका का द्रव होता है। तो जो यहाँ पे राइबोसोम होता है, मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और बना दूँ तो आप लोग को ये स्ट्रक्चर क्या, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब केंद्रिकाभ में जो राइबोसोम बनता है वो कण के रूप में बनता है। तो यहाँ के बनने के बाद फिर क्या होता है, इसी पोर के द्वारा क्या होता है कि राइबोसोम बाहर आता है और आके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर यहाँ पर चस्पा हो जाता है। देख रहे हैं ना। अब क्या होगा, यहाँ से इसका मतलब क्या होगा कि जो भी आपका आरएनए होगा, आरएनए के साथ जो राइबोसोम होगा, तो बनता कहाँ पर है कि राइबोसोम आपका बनता आपका कि यहाँ पर है केंद्रिकाभ में। इसको बाहर ले जाने के लिए नेचर ने क्या बनाया है, पोर बनाया है। उसी पोर के जरिए राइबोसोम कोशिका द्रव में पहुंचता है। फिर कहाँ पे पहुंच जाता है, आपका कहाँ पहुंचता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। अब यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है। देखिए, जहाँ पे
इनकी राइबोसोम आके चस्पा है वो खुरदरा हो जाएगा। जब खुरदरा होगा तो हम इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ पे राइबोसोम चस्पा नहीं हुआ है उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो अर्थात कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पे प्रोटीन बनती है, क्योंकि राइबोसोम जहाँ रहेगा वहाँ प्रोटीन बनेगी, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पे लिपिड वसा बनती है। तो ये पूरा क्या था, ये एक आपका डीम की, इसीलिए क्या बोलते हैं कि केंद्रक को मास्टर ऑफ माइंड की मास्टर ऑफ सेल बोलते हैं। तो ये भी कह सकते हैं केंद्रक कि सेल का मास्टर ऑफ माइंड है। तो ये इम्पॉर्टेंट था। इसको ये हमने क्या बात किया है, अभी हमने केवल केंद्रक के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया। हम अगली वीडियो में केंद्रक के फंक्शन के बारे में बात करेंगे, जिससे उसमें क्रोमैटिन को और अच्छे देखेंगे, क्रोमोसोम को देखेंगे, डीएनए देखेंगे, जीन देखेंगे, जिससे आपको और आसानी होगी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बढ़िया लगा होगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।